आलू बुखारा के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार किस्म की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ रखी हुई हैं। इस वजह से ये एक हाई वैल्यू फ्रूट के तौर पे भी जाना जाता है। करना पेशावर के एरिया में फजल मनानी आलू बुखारा जो है वो सबसे टॉप वैरायटी है। इसकी मेंटेनेंस अच्छी होती है तो वो फिर 4 लाख से 5 लाख रुपए पर एकड़ भी ये फिर सेल होता है। हमारी जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको एग्रीकल्चर का अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल पता ही नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है इकोनॉमी जनरेशन में, रेवेन्यू जनरेशन में, हमारी मईशत, हमारी सयाहत। यहाँ हम ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यहाँ हम फार्म स्टे कर सकते हैं, फार्म टूर्स करवा सकते हैं, फार्म टू डाइनिंग टेबल्स करवा सकते हैं, हम यहाँ पर कम्युनिटी इंगेजमेंट करवा सकते हैं। हमारे इदारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हम स्पेशली जो फूड टेक्नोलॉजी सेक्शन है ट्रेनिंग फ्री में मिल जाती है, जिसमें जैम बनते हैं, स्क्वाशेस बनते हैं, कैंडीज़ बनती है, मुख्तलिफ़ किस्म के पिकल्स, केचप, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर एंड वेलकम टू प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, आलू बुखारा देखने में कितना खुशनुमा फ्रूट है, खाने में उतना ही फ़र्क बख्श भी है। आलू बुखारा के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार किस्म की न्यूट्रिशन वैल्यूज़ रखी हुई हैं। इस वजह से ये एक हाई वैल्यू फ्रूट के तौर पे भी जाना जाता है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने किसान को इसकी वैल्यूएशन सिखाएं, चूँकि हम अरबों रुपए का ड्राई आलू बुखारा बाहर से मंगाते हैं। इसके साथ फार्म की बेहतर मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है, इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हम आए हुए हैं एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट तरनाब में। यहाँ पे हम आपकी डिफरेंट एक्सपर्ट से बात कराते हैं। आइए चलते हैं। आलू बुखारा पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फसल है और आज हम मौजूद हैं तरनाब फार्म के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं नर्सरी फार्म के जो ओनर हैं सैफुर रहीम साहब। सबसे पहले बताइए कि ये जो तरनाब में कितने पौधे यहाँ से तैयार किए जाते हैं और कौन कौन से इलाके में यहाँ से पौधे जाते हैं? प्लम में 2-4 वैरायटीज़ जो हमारे एग्रीकल्चर स्टेशन ने वहाँ पर तरनाब ने हमें दिए अप्रूव करके, तो इसमें जी फजल मनानी जो हमारा इस पेशावर और केपी के लिए है ना, तो इसके लिए फजल मनानी सबसे टॉप पर है। और इससे थोड़ा फिर अपर एरिया के लिए जो है ना वो फिर ब्लैक अंबर हो गए और स्टेनले हो गए। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे कितने एरिया में नर्सरियाँ बनी हुई हैं? एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट तरना फार्म की बदौलत यहाँ पर हज़ारों एरिया पर इधर नर्सरी मौजूद है। वहाँ पर लाखों बंदे इसमें इंगेज है और वो यहाँ पर पौधों की प्रोडक्शन कर रहे हैं। थ्रू आउट पाकिस्तान जा रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से हम ज़्यादातर लाहौर भी भिजवाते हैं, सिंध भी भिजवाते हैं, बलूचिस्तान भिजवाते हैं। जहाँ पर फ्रूट्स वाले पौधों की डिमांड होती है वहाँ पर हम भिजवाते हैं। क्या ये पौधे पत्तों की में तैयार किए जाते हैं या तरनाब से जाते हैं? अल्लाह पाक ने हर एक साइल को मुख्तलिफ स्पेशलिटी दे रखी है। तो लाहौर पतोकी में जो स्पेशलिटी है वहाँ पर ज़्यादातर सिट्रस के पौधे उगते हैं, वो भी जुदा वैरायटी है, नहीं वो वहाँ पर शक्री है, मौसमी है। इधर जो अल्लाह ने इसको स्पेशलिटी दी है यहाँ पर जो है ना, तो सलोशियाना है, टराको है। इसी तरह आलू बुखारे के पौधे जो है ना, ये सिर्फ और अल्हम्दुलिल्लाह ये तरनाब के एरिया में जो है ना, ये एरिया इसके लिए सूटेबल है, यहाँ का एटमॉस्फेयर इसके लिए सूटेबल है, यहाँ तैयार होते हैं और थ्रू आउट पाकिस्तान हम सप्लाई देते हैं। भाई, 1 एकड़ में कितने पौधे ग्राफ्टिंग के लिए आप लगाते हैं? ये तकरीबन जब इसका रूट स्टॉक होता है तो ये तकरीबन से 50,000 हम कटिंग लगाते हैं। 50,000 पौधा 1 एकड़ का? 1 एकड़ का। ये 1 एकड़ में तकरीबन 5-10 हज़ार ये सूख जाते हैं। 40,000 हमारे साथ रह गए हैं। जब हम इस पर फजल मनानी आलू बुखारे का पेवन लगाते हैं तो वो पेवन भी हम जब लगाते हैं तो ये तकरीबन हम फरवरी में इसकी हम कटिंग लगा देते हैं। फिर सावन के बाद इसमें हम ग्राफ्ट लगा देते हैं, तो ये फिर आगे तकरीबन 1.5 साल में ये तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पेवन के बाद और रेडीमेड होने का इस प्रोसेस में भी तकरीबन यानी बकाया जो 40,000 रह गए तो उसमें से भी तकरीबन 5,000 समथिंग ये मिस हो जाते हैं। 1 एकड़ में से कितने पौधे निकल आते हो, कितने का पौधा बिकता है? सर, ये 1 एकड़ में तकरीबन कोई 35,000 प्लस माइनस पौधे निकल आते हैं। आप अगर फ़र्ज़ करो हार्डली इसको हम 100 से मल्टीप्लिकेशन दे तो ये तकरीबन 35 लाख बन जाते हैं। ठीक है। 35 लाख में सर इनकी केयर हो जाती है, 1.5-2 साल का खर्चा निकाल ले, फिर निकालने का खर्चा लगा दे तो तकरीबन 5 से 7 लाख ये निकालने हार्डली। ठीक है, तो तकरीबन 28-30 लाख रुपए 1.5 साल में ये फार्मर्स के लिए नेट प्रॉफिट है जी।
हमारे किसान किस तरह प्लम गार्डन की टूरिज़्म से पैसा कमा सकते हैं, इस टॉपिक पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर ज़नारा मुमताज़ साहिबा, जो कि लेक्चरर हैं कोहिस्तार यूनिवर्सिटी मरी में, और इनका डिपार्टमेंट है टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। और मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अवैस खान, ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं इसी यूनिवर्सिटी में। इनसे बात करते हैं कि किस तरह हमारे जो किसान है प्लम गार्डन टूरिज़्म से इसको आइडिया को लेके एडिशनल इनकम बना सकते हैं। So here we are already in a wonderful, beautiful plum gardens and it is a little bit elevated. प्लम की बात शुरू करते हैं। प्लम मेरा अपना भी बहुत ज़्यादा फेवरेट फ्रूट है क्योंकि इसकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और फिर है भी प्लम्पी सा, सॉफ्ट सा, स्क्विशी सा, जूसी सा। तो जी अब हम आते हैं प्लम एग्रीकल्चर टूरिज़म, हाउ दे आर ऑल कनेक्टेड। सो द थिंग इज़ प्लम गार्डन्स में अगर हम टूरिस्ट को लेके आएँ, हम बच्चों को लेके आएँ, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को लेके आए, ना सिर्फ उनको एग्रीकल्चर का पता चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जनरेशन के जो बच्चे हैं उनको एग्रीकल्चर का अनफॉर्चुनेटली तारीख उनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि एग्रीकल्चर क्या है। और हमारे जो बड़े बूढ़े होते थे, इवन मेरी अम्मी इतनी ज़बरदस्त गार्डनिंग करती हैं, तो हमारे बच्चों को बस अब तो उनको सब कुछ मिल जाता है घरों में, तो उनको ये भी आइडिया नहीं है कि सीड डालना पड़ रहा है या हमें पीच की रूट डाल के और उसके ऊपर हम प्लम को ग्राफ्ट करें। दे जस्ट डोंट नो। उनके लिए तो बस ये एक आलू बुखारा है, प्लम है, प्लम कलर का एक फ्रूट है एंड दैट्स इट। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है इकोनॉमी जनरेशन में, रेवेन्यू जनरेशन में, हमारी मईशत, हमारी सयाहत, हर लिहाज से मल्टी डायमेंशनल इसके स्कोप्स हैं। बट वी नीड टू अवेयर पीपल, वी नीड टू एजुकेट दैम। और हमारे जो किसान हैं वो किस तरह अपने गार्डन्स को प्लम गार्डन टूरिज्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। या मैं जब चाइना में थी, मैंने एमफिल चाइना से किया और मेरा जो डोमेन था दैट वाज एग्री टूरिज़म। तो ये वहाँ पे शी जिनपिंग का एक बहुत बड़ा उनका गवर्नमेंट लेवल का, नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट है, ग्रीन इकोनॉमी, एग्री टूरिज़म, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी। तो वहाँ पे चूँकि आपको पता है कि चाइना एक एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर हम उनकी हिस्ट्री देखें तो वहाँ पे वो अपने जो कंट्री साइड्स हैं, उनका जो रूरल एरियाज़ है, उसकी डेवलपमेंट को वो कैसे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर टूरिज़म के ज़रिए से वो उसको जो है ना डेवलप कर रहे हैं। सारी रूरल डेवलपमेंट बेस करती है। तो वो करते क्या है कि वहाँ पे आपके जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, आपके इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, इट इज़ अ मस्ट। एग्रीकल्चर टूरिज़म, एग्रीकल्चर को स्टडी करना, टूरिज़म को स्टडी करना, लोकल एरियाज़ में जाना, आपके लैंड वहाँ पे कंट्री साइड में फर्टाइल हैं, वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज है, ये सारा उन्होंने ना करिकुलम का हिस्सा बना दिया है। तो क्यों ना हम भी इसका जो है इसी तरीके से उस मॉडल को अपनाएं और यहाँ पे हम इस चीज़ को फ्रूटफुल बनाएं। जी डॉक्टर अवैस खान साहब, आप बताइए कि हमारे जो किसान हैं वो किस तरह की टूरिज़म अट्रैक्शन अपने फार्म पे क्रिएट करें कि ताकि मैक्सिमम लोग उसके फार्म को विज़िट करें। बात यह है कि ये हमारा पूरा पाकिस्तान इस वक्त डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे, और टूरिज़म हमारे लिए एक बहुत ख़ास इंडस्ट्री है। बस थोड़ी सी कुछ बदकिस्मती हमारी ये है कि टूरिज़म को इंडस्ट्री अभी तक माना नहीं जाता, लेकिन कोशिश उसमें हम अपनी पूरी कर रहे हैं। इंशाल्लाह करीब ये चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ हम यहाँ खड़े हैं, ये हमारा एक प्लम ब्लॉक है। हम सिर्फ इस गार्डन को देख के बात करें तो सर यहाँ एग्री टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। यहाँ हम फार्म स्टे कर सकते हैं, फार्म टूर्स करवा सकते हैं, फार्म टू डाइनिंग टेबल्स करवा सकते हैं, हम यहाँ पर कम्युनिटी इंगेजमेंट करवा सकते हैं, हम यहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ अगर हम ये वाली एक्टिविटीज़ करते हैं, जो इस वक्त हमारे मुल्क की अवलीन तरजीह है, रेवेन्यू जनरेशन, यहाँ रेवेन्यू जनरेट, हम ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इसका एक सीजनल फ्रूट है प्लम, ये ख़त्म हो जाता है, फिर पूरा फार्म, लश ग्रीन फार्म आपके पास पड़ा है। आप यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। आप अपने ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ करवाएं, फोक म्यूज़िक, लोकल डांस ट्रेडिशंस, ये आप यहाँ करवा सकते हैं। लोकल आर्टिस्ट को आप यहाँ एंगेज कर सकते हैं, जिससे आपको सबसे ज़्यादा ये फ़ायदा होना है कि आपका ये पूरा साल ये आपके टूरिस्ट अट्रैक्शन का ये एक पॉइंट बना रहेगा। हमारे मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, रेवेन्यू जनरेशन की ज़रूरत है। मुल्क आप देख रहे हैं बहुत मसाइल से दो चार है। अगर आप टूरिज़म को एक इंडस्ट्री कंसिडर करें तो यकीन करें, तुर्की, मलेशिया, यही सेम पोटेंशियल उन लोगों के पास है। वो सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर अर्निंग कर रहे हैं। मलेशिया भी बिलियंस ऑफ डॉलर अर्निंग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास वो सब कुछ है जो अल्लाह ने हमें इस खत्ते को वो सब कुछ दिया हुआ है। सिर्फ यहाँ ज़रूरत है एक इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट की।
लोगों की ज़रूरत है। लोग आपके पास काबिल तरीन लोग यहाँ पड़े हुए हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना है। हमारे जो फार्मर्स हैं, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त वो वर्किंग कर रहे हैं, सिर्फ ज़रूरत है थोड़ी सी ट्रेनिंग की। हमारी गवर्नमेंट सेक्टर से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने मुल्क को आगे लेके जाना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर पे फोकस करो, एग्री टूरिज्म पे फोकस करो। आपके फार्मर्स आपकी बैकबोन है, आप उन पे फोकस करो। आपको ज़रूरत है, आपके पास इस इंडस्ट्री में प्रोफेशनल लोग हैं, सिर्फ ज़रूरत है, सिर्फ थोड़ी सी ज़रूरत है कि आप उनको लेके आगे चले जाएं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अवैस खान, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़नारा मुमताज़, आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं हफीज़ रहमान, जो यहाँ पे PRO हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं। इनसे हम आलू बुखारा की बेहतर काश्त के बारे में, इसकी वैरायटी के बारे में पूछते हैं। बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब, आपने हमें टाइम दिया। सर, सबसे पहले बताइए कि ये जो आपका अदारा है, ये कब से कायम है और आलू बुखारे पे क्या काम कर रहा है आपका अदारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारा तो इसका तकरीबन ये 1901 से काम कर रहा है, सेंचुरी हुआ है, बहुत पुराना हुआ है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ फ्रूट्स पे हम काम करते हैं, पीचेस पे और उस पे आलू बुखारे पे, लौकाट है, ग्रेप्स है, सब कुछ, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स है। लेकिन आपने जो पूछा है आलू बुखारा के बारे में, तो हमारी जो बेहतरीन वैरायटी है वो मतलब फजल मनानी उसको हम कहते हैं। और सारा जो सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे बेहतरीन किस्म के फ्रूट्स, इसके क्वालिटी फ्रूट्स पैदा होते हैं, जो डिस्टेंट जो मार्केट है हमारे लाहौर है, कराची तक वो सप्लाई हो जाते हैं और उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी है। कौन कौन सी और वैरायटी हैं जो आलू बुखारा की बड़ी रिकमेंडेड वैरायटी है? ये हमारा जो डिफरेंट जोन है, क्लाइमेटिक जोन है, तो इसके मुख्तलिफ मतलब स्वाद में अलग वेराइटीज़ है उसकी। रेड ब्यूट भी वहाँ पे चलता है, और ये जो फजल मनानी है ये वहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। और भी वेराइटीज़ है इस तरह, स्टेनले है और ब्लैक अंबर है, लेकिन वो वहाँ पे मतलब काश्त होते हैं। और यहाँ पे हमारा जो प्लेन में है ये मेनली फजल मनानी है, वो हम काश्त करते हैं। आलू बुखारे के फी एकड़ कितने पौधे लगते हैं इसके? एकड़ के हिसाब से अगर आप 20 बाई 20 पे लगाना चाहते हैं फार्मर, ये रिकमेंडेड डिस्टेंस है ना, मतलब प्लांट टू प्लांट 20 फीट और रो टू रो 20 फीट, तो फिर 109-110 पौधे आते हैं फी एकड़ में। बास फार्मर इस तरह भी करते हैं कि उसमें कुछ इंटरक्रॉपिंग वगैरह करते हैं, तो वो 22 बाई 22 पे लगाते हैं, तो उसमें थोड़ा फिर वो पौधे कम आते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग कौन से इसके साथ की जा सकती है? सब्जियां लगाई जा सकती हैं या क्या लगा? लोग तो ज़्यादातर उसमें गंदम वगैरह वीट क्रॉप करते हैं, लेकिन वो हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। आपका अदारा क्या रिकमेंडेशन देता है कि अगर पैदावार बढ़ाएं, कौन सी खाद इस्तेमाल करें, क्या बेहतर मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है? यहाँ पे सॉइल साइंस का अलग सेक्शन है, इस तरह डिजीज़ वगैरह, प्लांट पैथोलॉजी हमारा अलग सेक्शन है, एंटोमोलॉजी अलग सेक्शन है, तो मुख्तलिफ एडवाइजरी सर्विसेज वो लेते हैं यहाँ पे। और जितनी मतलब फर्टिलाइज़र हो या इस तरह बेस्ट वो जो रिकमेंडेड डोजेज है, जो फार्मर वो इस्तेमाल करते हैं, बेहतर मैनेजमेंट करते हैं, तो वो ज़्यादा वो पैदावार ले लेते हैं। कौन सी खाद कितनी इस्तेमाल करनी? तो इस तरह मतलब हम रिकमेंड करते हैं कि डेरानी खाद वो इस्तेमाल करें दिसंबर जनवरी में, और DAP वगैरह अगर हो सके तो पर ट्री कम से कम 1 kg ना हो, आजकल महंगा है वो, तो ½ kg वो डाल सकते हैं। और इस तरह यूरिया kg तकरीबन, पोटाश इस तरह 1 kg तो पर ट्री। तो अगर ये मतलब डोज वो इस्तेमाल करे तो इंशाल्लाह इससे इसकी बागात की लाइफ भी ज़्यादा हो जाती है और मैनेजमेंट भी सही रहती है, पैदावार पे असर होता है। तो ऑन एवरेज कितना टाइम लेता है ये बाग की, कितनी उम्र होती है इस बाग की जो है पौधे? ये फिर वही बात आ जाए कि डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। अगर आप डिजीज़ कंट्रोल करें उस पर, उसको मतलब फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन रेगुलर हो और इस तरह और मैनेजमेंट उसकी सही हो, तो ये कम से कम 20 ईयर्स तक तो ये अच्छी पैदावार देते थे। अभी मैं मौजूद हूँ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट तरनाब पेशावर में, और ये एक फूड सेक्शन है यहाँ पे, फूड टेक्नोलॉजी का। और मेरे साथ मौजूद है मुकरम शाह जी। मुकरम शाह साहब जो हैं यहाँ पे सीनियर रिसर्च ऑफिसर हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। आज हम बात कर रहे हैं आलू बुखारा की वैल्यूडेशन के ऊपर। ये शाह जी, सबसे पहले तो बताइए कि आलू बुखारा के जो वैल्यूडेशन है ये ज़रूरी क्यों है? प्लम जो है ना, खैबर पख्तूनख्वा स्पेशली पेशावर रीजन का एक बहुत
ही ज़रूरी फ्रूट है और किसानों ने बहुत ज़्यादा रकबे पे इसकी काश्त की है और बहुत मशहूर है सारे पाकिस्तान में। अब जाके तो आपको पेशावर से आलू बुखारे का वो मिल जाएगा। तो आलू बुखारे में मोस्टली हमारे साथ 30 हर फ्रूट में 30 से 40% तक हमारी लासेस होती है, पोस्ट हार्वेस्ट लासेस की, और उस लासेस को कंट्रोल करने के लिए हम वैल्यू एडिशन की तरफ चले जाते हैं। मोस्टली क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे तूफ़ान आते हैं, बारिश आती है, वहाँ से जो प्री मैच्योरिटी से पहले बहुत ज़्यादा फ्रूट गिर जाते हैं। तो यहाँ पे ज़मींदार हज़रात आके या भाई आके वहाँ पे उसकी वैल्यू एडिशन करते हैं, उसे अचार बनाते हैं, उसकी जैम बना लेते हैं और उसकी स्क्वाशेस बना लेते हैं। स्क्वाशेस के साथ साथ फ्रूट लेदर पे भी काम जारी है। अच्छा। और मुख्तलिफ जो नॉमिनल चार्जेस है वो ज़मींदार पे करके, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेसिंग चार्जेस है वो हर एक फ्रूट की, चाहे प्लम हो, जो भी फ्रूट हो, वो यहाँ पे आके 40 रुपये के हिसाब से वो पे करके सरकारी जो रेट है, जो अप्रूव्ड रेट है, उस पे वो पे करके उससे अपने लिए एक वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो मुकरम शाह जी, सबसे ज़्यादा जो हमारा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो है ड्राई जो है प्लम जो है, खुश्क आलू बुखारा। तो खुश्क आलू बुखारा जो है ये कैसे, क्या मेथड क्या है इसके मुख्तलिफ ड्राइंग के मेथड्स है, डिहाइड्रेटर्स है, सोलर ड्राइंग है, अभी टनर्स आ गए हैं, उसमें जो हमारी डी खान स्टेशन है उसमें अभी लगी हुई है। तो उसकी थ्रू वो टनल्स में ट्रेस रख के उसकी थ्रू टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करके उसको ड्राई कर लेते हैं। एक कमर्शियल डिहाइड्रेटर होते हैं, हमारे साथ भी है और कमर्शियल भी फैसलाबाद में बनते हैं, उसको आप इस्तेमाल करके उससे ड्राइड आलू बुखारा जो उसकी बहुत बड़ी मांग है, पाकिस्तान में आती है, यूज़ हो जाती है, शरबतों में भी यूज़ होती है, फूड मटेरियल में भी यूज़ होती है, तो उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो मकरम शाह जी, कितना ज़रूरी है ये जो आलू बुखारा का जो ड्राई करना? ज़ाहिर बात आपने कहा, उसके लिए कौन सा फ्रूट इस्तेमाल किया जाता है ड्राई करने के लिए? जो पका फ्रूट हो, जो मैंने आपको कहा 30 से 40% पोस्ट हार्वेस्ट और प्री हार्वेस्ट लासेस होती है, तो वो फ्रूट जो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, क्योंकि हमारे ज़मींदार भाइयों को ये पता नहीं होता ये किस मैच्योरिटी इंडेक्स या किस स्टेज पे उतारना होता है, तो उस स्टेज की उसकी TSS मालूम करनी पड़ती है, मैच्योरिटी इंडेक्स मालूम करते हैं, ये बेचारों को पता नहीं, उसको एजुकेट करना पड़ता है, तो वो मोस्टली गिर जाते हैं और ज़मीन पे ख़राब हो जाते हैं या गल सड़ हो जाते हैं। तो वही फ्रूट आप यहाँ पे ला के उसको ड्राई भी कर सकती है और उसको जो है ना स्क्वाशेस और जैम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिशन है उस प्लम में बहुत ज़्यादा है, विटामिन ए, मुख्तलिफ विटामिन्स होते हैं उसमें, तो आयरन होती है, तो वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अच्छा होता है और फार्मर को भी एक इकनॉमिक वैल्यू की शक्ल में मिल जाए। ये जो आपने जैम बनाया है, इसका अगर लोग अपने कोई ख़वातीन है, जैसे किसानों की घरों में जो ख़वातीन हैं वो ट्रेनिंग लेना चाहें, या कोई अदारा जो जैसे बड़ी फूड कंपनी है, तो उनके लिए आपका जो फूड टेक्नोलॉजी अदारा क्या फैसिलिटी देता है? हमारे इदारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, हम स्पेशली जो फूड टेक्नोलॉजी सेक्शन है वो स्टूडेंट्स को भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर लेते हैं जिस पे वो BS लेवल के, MS लेवल के और PhD लेवल की रिसर्च करते हैं। मुख्तलिफ वो स्टूडेंट्स जो है ना वो इनोवेटिव जो नए प्रोडक्ट्स है, दुनिया में नई ट्रेंड चल रही है फूड इंडस्ट्री की, अभी जैसे आप देख रहे हैं फर्मेंटेड फूड की तरफ लोग जा रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड की तरफ, तो उस पर रिसर्च होती है। जो हमारे टेक्नोलॉजी स्टैंडर्डाइज हुए हैं, जिसमें जैम बनते हैं, स्क्वाशेस बनते हैं, कैंडीज़ बनती है, मुख्तलिफ़ किस्म के पिकल्स, केचप, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, चाहे वो प्लम से रिलेटेड हो, किसी और फ्रूट से रिलेटेड हो, तो उसकी लोगों को हम फ्री ट्रेनिंग भी देते हैं। स्मॉल SME जो बनाते हैं या स्मॉल एंटरप्रेन्योर में वो इंटरेस्टेड हो, उसको हम टेक्निकल असिस्टेंस और गाइडेंस भी देते थे, और जो लोग आते हैं तो उनको ट्रेनिंग फ्री में मिल जाती है, कोई उनसे चार्जेस नहीं ली जाती। थैंक यू वेरी मच मकरम शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका।